नमस्कार। रायसीना रिपोर्ट्स के इस अंक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा। आज बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश में मची भगदड़ की। लगता है कि जितने चुनावी घोड़े हैं उनको सिर्फ एक ही घर नजर आ रहा है, वो है समाजवादी पार्टी, चाहे वो बीजेपी से हो या चाहे कांग्रेस से। आज बीजेपी को दूसरा झटका लगा। दारा सिंह चौहान जो है वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से और उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुख कर लिया है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तीन वरिष्ठ पत्रकार, शरद गुप्ता, पुनीत यादव और औरंगजेब नक्शबंदी। सबसे पहले बात करेंगे शरद जी से। शरद जी, क्यों सबके सब ये नेता जो है समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं? जहाँ पोटेंशियल दिखेगा आदमी वहीं जाएगा। तो वैसे भी इसको 2 हॉर्स रेस कहा जा रहा था और आपने सबसे पहले ही घोड़ों की बात कर दी। द हॉर्सेस हैव बोल्टेड। तो अब घोड़ों को जहाँ पे पानी मिलेगा उधर ही जाएंगे। तो उनको लग रहा है कि साहब सबसे ज्यादा पानी, इट वाज ऑलवेज अ 2 हॉर्स रेस। तो वो वहीं जा रहे हैं जहाँ उनको लगता है कि पोटेंशियल है, जीतने की उम्मीद है। क्योंकि बाकी दो दो जगह जो है, चाहे कांग्रेस या बीएसपी, उसमें वो पोटेंशियल नहीं है जीतने का। वहां जाके अपना भविष्य अंधकार करने का मतलब मतलब नहीं समझ में आता उनको। तो इसलिए अगर बीजेपी छोड़नी है तो समाजवादी पार्टी जाएंगे, और समाजवादी पार्टी छोड़नी है तो बीजेपी जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। और ये एक रेनबो कॉलिशन बनाने का कोशिश है अखिलेश यादव का, और बाय डिफॉल्ट भी बन रहा है। पहले भी उन्होंने छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ा था, महान दल को और राजभर को। इस तरीके से कई पार्टियां थी, केशव देव मौर्य की पार्टी थी, उसको जोड़ा था। तो अपना दल, कृष्णा पटेल गुट है, उसको जोड़ा था। तो कई पार्टियां ऑलरेडी उनके पास थी। अब स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान जैसे नेताओं के आने से तो इट इज बिकमिंग अ रेनबो कॉलिशन ऑफ, जैसे जिसको आप कहते हैं कि अति पिछड़ा, अति दलित जातियों का कॉलिशन। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो ये जितने भी लोग आ रहे हैं, इनका 6 से 7% वोट है। और एक टाइट रेस में 6-7% का वोट एक बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकता है। अभी जितने भी सर्वे आ रहे हैं वो सारे के सारे दिखा रहे हैं कि बीजेपी अभी भी 225 से 250 के बीच में सीटें पाएगी और समाजवादी पार्टी 150। तो मतलब करीब 75 सीटों का फर्क है। और अगर ये 40-45 सीटों का फर्क इधर से उधर हो जाए तो 50 सीटों का फर्क मतलब 100 सीटों का फर्क हो जाएगा। 50 सीटें इधर से उधर चल जाने का मतलब। और जिस तरीके से भगदड़ मची हुई है, तो बहुत संभव है कि ये 50 सीटों का, और फिर 50 सीटें ही क्यों, जब एक स्लाइड शुरू होता है तो फिर कहाँ जाके रुकता है ये पता नहीं चलता। और जैसा हम लोगों ने बिहार में देखा। शरद जी, अब तक 2013 से अब तक हम देखते हुए आए थे कि लोग पार्टियां छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करते थे। लेकिन दूसरा सवाल का दूसरा रुख ये है कि क्या अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी अभी भी न्यूमेरो यूनो की सिचुएशन में है और 225 से 250 सीटों की, फिर ये नेता क्यों बीजेपी छोड़ रहे हैं? एग्जैक्टली ये यही बड़ा सवाल था जो सबको परेशान कर रहा है कि जब सारे सर्वे बीजेपी को आगे दिखाने, तो या तो सर्वे जमीनी हकीकत नहीं देख पा रहे हैं जो ये नेता देख रहे हैं, या ये सारे के सारे नेता अपनी पॉलिटिकल सुसाइड करने को आमादा है। कि साहब उनको लग रहा है कि यही यही ठीक है, बीजेपी में रहने से ज्यादा अच्छा है कि अपना पॉलिटिकल सुसाइड कर लो, कि समाजवादी पार्टी में जाओ और सरकार बनेगी नहीं, आप अपोजिशन में बैठो 5 साल। या तो ये है, या ये है कि जो मैं कह रहा था कि शायद ये वो कुछ देख पा रहे हैं जो हम नहीं देख रहे हैं, या सर्वे करने वाले लोग नहीं देख पा रहे। मुझे लगता है कि ये भविष्य देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि एक एक करके, जैसे कंकड़ डालने से पानी ऊपर आ जाता है, तो इनको लग रहा है कि इस घड़े में थोड़े और कंकड़ पड़ेंगे तो पानी ऊपर आ जाएगा। तो संभवतः ऐसी ऐसी कोई चीज इनको दिख रही है कि अभी, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर वो सर्वे सही भी हैं, 75 सीटों का फर्क है, तो हो सकता है ये नेता, इन नेताओं को लग रहा हो, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य खुद लड़ते हैं पडरौना से, जो कि बिल्कुल बिहार बॉर्डर पे है। इनका बेटा लड़ता है रायबरेली से, जो लखनऊ के बिल्कुल पड़ोस में, सेंट्रल यूपी में। और बेटी लड़ती है बदायूं से, जो कि बिल्कुल वेस्टर्न यूपी के कस्ब पे है। मतलब रोहिलखंड है लेकिन वेस्टर्न यूपी शुरू शुरू होता वहीं से, संभल और
बधाइयों से। तो एक तरीके से इनका जो 70 से 80 सीटों पे स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रभाव था, हो सकता है अभी भी हो। तो इनमें से अगर इस तरीके के कुछ जमीन से जुड़े नेता आते हैं, अभी मैं सुन रहा हूँ कि बाबू सिंह कुशवाहा एक सज्जन थे, अगर आपने नाम सुना हो, वो मायावती के नंबर 2 वो भी होते थे। तो उनकी भी बातचीत चल रही है अखिलेश से। 3 सीटों पे बात है, जिनमें से एक सीट जो उनकी पत्नी की है, शिव कन्या कुशवाहा, उस सीट पे उनका राजभर से लेके कुछ झगड़ा है। तो अगर वो सुलझ जाता है तो बाबू सिंह कुशवाहा भी आ जाएंगे। तो कुशवाहा, बिंद, प्रजापति, चौहान की जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां, वो सब अगर ये यादवों और मुसलमानों के साथ अति पिछड़ी जातियां आती हैं तो एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन सकता है, ऐसा अखिलेश यादव को और इन नेताओं को लगता होगा। किरण जी, एक चीज और, ये माना जाता है कि मोदी और शाह जब टिकट तय करने बैठते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी को उससे बचने के लिए उनका सबसे बड़ा जो फॉर्मूला वो ये है कि जिन जिन कैंडिडेट्स को उनको लगता है कि वो चुनाव नहीं जीत सकते, रूथलेसली उनका टिकट काट दिया जाता है। गुजरात में हमने देखा है, हमने 2019 के चुनाव में लोकसभा में देखा है, और अब क्या यूपी में भी ऐसा होने जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ लोग ये जा रहे हैं। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल, क्या ये माना जाए कि एक बड़ा आरोप बीजेपी में उत्तर प्रदेश में लगता गया है कि जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो बेसिकली राजपूतों की सरकार है, ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण के पास अभी विकल्प नहीं है, तो क्या ओबीसीज ने अपना विकल्प ढूंढ लिया है? वर दे फीलिंग स्टाइफल्ड इन यूपी, दैट इज व्हाई दे आर लीविंग? देखिए, ये जितने लोग भी आए हैं, या मतलब बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी जा रहे हैं, ये सारे के सारे 2016-2017 में, कुछ 2013-14 में भी बसपा छोड़ के बीजेपी में आए थे। तो सारे के सारे ये जय भीम का नारा लगाने वाले लोग थे, और ये जय श्री राम वाली पार्टी है। तो जय भीम का की आइडियोलॉजी वाले लोगों को जय श्री राम की आइडियोलॉजी में अकोमोडेट करना अपने आप को आसान नहीं था। और मेरी जो जितनी भी इन लोगों से बात हुई है, तो वो बहुत कंफर्टेबल नहीं थे, उनको अपमानित महसूस होता था, और मुख्यमंत्री बात नहीं सुनते थे, इवन अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते थे। तो ऐसे में उनके पास, उन्होंने कई बार कोशिश की, बल्कि अगर आपको याद हो पिछले वर्ष जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह, एक बार वो राज्यपाल से मिलने गए थे, उसको लेकर पूरा एकदम राजनीतिक हलचल मच गई कि भाई राधा मोहन सिंह राज्यपाल से क्यों मिलने जा रहे हैं। तो उस समय उनके पास ये इंस्ट्रक्शंस थे कि सब हमें नया चीफ मिनिस्टर चुनना है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे, और इन्हीं लोगों के दबाव में, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य थे, केशव प्रसाद मौर्य थे, और दारा सिंह चौहान, इस तरीके के जितने लोग थे, इनके दबाव में ही ये फैसला लिया जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ को हटा के एक नया मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे आरएसएस ने और कुछ हद तक मोदी जी ने भी इस मूव को स्कटल करा दिया लास्ट मोमेंट, कि भाई आरएसएस को लगता है कि योगी आदित्यनाथ ही नरेंद्र मोदी के एक सक्सेसर हो सकते हैं। तो उनको इस तरीके से हटाया जाना उनके राजनीतिक भविष्य पे प्रश्न लगाना होता, तो इसलिए उसको रोक दिया गया। तो ऐसा नहीं कि बीजेपी को मालूम नहीं था इन लोगों के बारे में, संतोष के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो भी वर्किंग स्टाइल था, उन्होंने इनको अकोमोडेट करने के लिए, इनकी फीलिंग्स को एड्रेस करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, और इसी का एक नतीजा है कि आज ये सारे के सारे लोग शरद जी, हमको तो ये सुनाई देता था कि योगी आदित्यनाथ जो है उनका मुकाबला अमित शाह के साथ है पोस्ट मोदी सिनेरियो में। अमित शाह मेरे ख्याल से स्टैंड नहीं करते कहीं भी। जब अगर आदित्यनाथ और जहाँ पे नरेंद्र मोदी का मुकाबले की बात है, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्सप्लिसिट ऑर्डर्स कि साहब AK शर्मा को आप मंत्रिमंडल में जगह दीजिए, एक्सप्लिसिट ऑर्डर्स को इग्नोर कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनका मुकाबला किससे है, अमित शाह से है, नरेंद्र मोदी से है। लेकिन शरद जी, हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री जब लखनऊ गए तो वो योगी आदित्यनाथ के कंधे पर एक बहुत ही पेट्रोनाइजिंग सा उन्होंने हाथ रखा हुआ था, जिसकी पिक्चर्स हम सब ने देखी
कि प्रधानमंत्री का अब हाथ जो है वो योगी आदित्यनाथ के सिर पर है, या मतलब कंधे पर है, तो अब क्योंकि अब अभेदान दे दिया गया है और योगी आदित्यनाथ ही बीजेपी का चेहरा होंगे। मैंने अभी आपसे कहा कि आरएसएस की एक स्पेसिफिक ऑर्डर्स थे कि किसी भी तरीके से योगी आदित्यनाथ को ही मुख्यमंत्री बनाना है, योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ना है। कई बार ये कोशिश हुई कि सब एक ज्वाइंट कैंपेन होगा, संयुक्त चेहरा होगा, किसी का चेहरा नहीं होगा, इस तरीके के कई प्रयोग किए गए, लेकिन आखिर में आके योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को क्लियर लगा, स्पष्ट लग गया कि सब योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे चुनाव लड़ने से हार के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए उनको मजबूरन पहले ये फैसला लिया गया था कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़े जाएंगे। जो पश्चिम बंगाल में हुआ उसके बाद से ये तय कर लिया गया था कि मोदी जी सीधे कोई असेंबली चुनाव में चेहरा नहीं बने, लेकिन इस बार मजबूरी में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे दांव लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही बीजेपी, इसलिए नरेंद्र मोदी को भी उनके साथ। मैं अब चर्चा में पुनीत को लाना चाहूंगा। पुनीत अभी उत्तर प्रदेश का दौरा भी करके आए हैं। पुनीत, ये जो सारी ओबीसीज है, गैर यादव ओबीसीज है, ये जो समाजवादी पार्टी के साथ जिनका निवाह कभी हुआ नहीं और इसी वजह से ये बीएसपी में थे और बीएसपी से बाद बीजेपी में गए, क्योंकि इनको लगता था कि समाजवादी पार्टी में यादवों का वर्चस्व है। तो अब क्या ये जो अब समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, सब जानते हैं समाजवादी पार्टी में यादवों का वर्चस्व अभी भी है और फिर भी जा रहे हैं, तो ये कैसा समीकरण बैठ रहा है? इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसमें देखिए, दो तीन पहलू हैं। पहला तो ये कि अखिलेश की जो कैंपेन चल रही है, और खासतौर से बीते वर्ष अक्टूबर के बाद से एक बहुत ही कंसर्टेड एफर्ट सपा की तरफ से रहा है अखिलेश को और अखिलेश की पॉलिटिक्स को उनके पिता की पॉलिटिक्स और पिता की जो छवि है उससे अलग दिखाने की। और जितने ये बैकवर्ड कास्ट, नॉन यादव बैकवर्ड कास्ट की जो बात हो रही है, इनमें कई जगह यूपी में, और जब हम घूम रहे थे उस वक्त भी, और आगे पीछे उसके, ये बातें काफी वक्त से है कि भाई नई सपा, नया चेहरा, नई सपा, है ना, नया नेता। तो एक ये एफर्ट है, क्योंकि अखिलेश भी इस बात को अब शायद समझ रहे हैं कि जो बैगेज कुछ उनका अपना किया हुआ और कुछ उनके पहले की जो उनके पिताजी की जो सपा की सरकारें थी, जो ये यादव डोमिनेंस का जो एक टेंट उन पर बार बार लगता है, वो बैगेज बहुत जरूरी है उनको हटाना। क्योंकि एक जो कास्ट रिलेटेड एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट यादव है, वो उनके लिए बहुत बड़ा एक हर्डल है। तो इसलिए बहुत सोचे समझे तरीके से एक सस्टेन कंसर्टेड एफर्ट और स्ट्रेटेजी के तहत जो गैर यादव बैकवर्ड कास्ट हैं उनको जीतने की कोशिश एक अरसे से चल रही थी सपा में। दूसरा ये है पहलू इसमें कि देखिए, जितने बड़े नाम आपने लिए और शरद जी जो जिक्र कर रहे थे कि कई सारे इनमें वही हैं जो बसपा छोड़ के भाजपा में आए थे, जय भीम और जय श्री राम की बात करी शरद जी ने। तो इस वक्त यूपी में जो पिछड़ा वर्ग है, जो अति पिछड़ा वर्ग है, दलितों का भी एक अच्छा खासा वर्ग है जिसने बहुत एक तरह से बहुत ही जोश और वलवले के साथ भाजपा का साथ दिया था 14 में, फिर 17 में, फिर 19 में। वो अब नाराज है और इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि उस वर्ग में बहुत नाराजगी है। फैक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं, कारण अलग अलग हो सकते हैं उसके, लेकिन वो नाराजगी है और वो एक विकल्प ढूंढ रहे हैं। और जैसा शरद जी कह रहे थे कि भाई
आप अगर विकल्प ढूंढोगे तो वही विकल्प ढूंढोगे जहां जाकर के आपको कुछ मिल सके, शायद आप जीत सको। तो जाहिर सी बात है, उनको सपा ही वो एक विकल्प नजर आता है, तो वो सपा में जा रहे हैं। तो ये कुछ कारण इसमें तो इसका देखने मतलब लायक। ये है कि अब जो बाकी पार्टीज हैं वो नगण्य हो गई हैं। अब मुकाबला सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। अब मैं चर्चा में औरंगजेब को लाना चाहूंगा। औरंगजेब, कांग्रेस जी। बिल्कुल सत्ता की दौड़ से पहले से ही बाहर थी, लेकिन अब जो मुश्किल से मतलब ये माना जा रहा था कि चलिए डबल डिजिट तक पहुंच सकती है, वो भी लगता है कि संभावना खत्म हो गई है। इमरान मसूद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कद्दावर नेता आरएलडी में नहीं गए, समाजवादी पार्टी में गए हैं। क्या वजह रही है कि समाजवादी, और उन्होंने बोला कि मुझे 2011 में मैंने जब सपा छोड़ी थी तो मुझे बहुत दर्द हुआ था और मैं अब कांग्रेस छोड़ रहा हूं तो अभी भी मुझे दर्द है। वो टीम राहुल, प्रियंका गांधी, उन सब के साथ थे, उनकी उनकी तरफ से आगे एआईसीसी के सेक्रेटरी थे। तो इसका मतलब क्या कांग्रेस की संभावना को हम बिल्कुल खत्म मान ले? देखिए राजेश, जैसे शरद जी ने और पुनीत ने भी बोला, तो इस जो चुनाव हो रहे हैं वो साफ साफ अब भाजपा वर्सेस सपा हो रहा है। आप देखिए, मायावती कहीं नजर नहीं आ रही है अभी। अब चुनाव का अनाउंसमेंट भी हो गया तो हम अभी भी नहीं देख रहे हैं कि वो कहाँ पे है। ग्राउंड पे तो वो है नहीं। हाँ, कार्डर बेस्ड है, उनका कार्डर होगा वोट डालेगा, वो अलग बात है, लेकिन कहीं ग्राउंड पे कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही अभी। इसी तरह हम कांग्रेस को देख रहे हैं, वो कर रहे हैं कई, उन्होंने महिलाओं की बातें की है, कुछ थोड़ा सा वो ट्रैक्शन है। लेकिन जैसे शरद जी ने कहा कि हर एक, पुनीत ने भी कहा कि हर एक जो है अब नेता अपना फ्यूचर देखेगा कि मेरा फ्यूचर कहाँ ठीक होगा। तो ये एक इस टाइम ये लग रहा है, जो जैसे सर्वेज आ रहे हैं कि सपा जो है वो 150 के आसपास है, भाजपा आज भी कंफर्टेबल है। इस सही न कहीं वो ये सर्वेज को, ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये डिफाई कर रही है उनको, ये कुछ और बता रहे हैं हमें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये ऐसे नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य की जिनको, वो तो अपने आप को मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं मौसम वैज्ञानिक हूँ, आप देखते रहिए क्या होगा। जैसे रामविलास पासवान थे, जैसे रामदास अथवले है, वो ये लोग ऐसे हैं जो भांप लेते हैं कि कहाँ हवा किस तरफ जा रही है। तो ऐसा भी नहीं होगा कि उन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया होगा कि भाई जो पार्टी में छोड़ रहा हूँ वो दोबारा सरकार में आएगी नहीं और मैं दूसरी ऑपोजिशन में बैठूंगा। ऐसा भी नहीं होता है, पॉलिटिक्स ऐसे नहीं है। तो इसका आज देखिए मतलब आप उनकी जाति औरंगजेब, एक, इसका मतलब ये कि जो सर्वे कह रहे हैं वो जमीनी हालात नहीं बता रहे हैं। आप कैसा इशारा कर रहे हैं? मैं तो हमें बोलता हूँ आपको, क्योंकि सर्वे सैंपल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि सैंपल साइज क्या है। आपने ऐसी उठा के, और इनिशियल देखिए, आजकल का वोटर बहुत ही तेज हो गए हैं, वो अपनी बात जो है वो बहुत मुश्किल से ही रिवील करते हैं। अनलेस आप देखोगे किसी ऐसी जगह जहां पे डोमिनेंस हो एक कास्ट का, वो बता देंगे कि हमने यहाँ किया है। अदरवाइज हमने देखा है कि बहुत सारे आपको गुमराह करेंगे कि हाँ हमने ये किया, वो देखते हैं कि किस तरह का, उनको लगता है कोई अधिकारी ना हो। तो सैंपल साइज का फर्क पड़ता है, और लोग कहाँ किस तरह की बात हो वो अलग एक है। मैं ये आपसे कह रहा था कि उन्होंने भी कोई ग्राउंड वर्क तो किया होगा, तभी वो पार्टी छोड़े। और आज देखिए उनके एक दिन छोड़ने के बाद आज उन पे वारंट उनका इशू हो गया। 2014 में उन्होंने एक हेट स्पीच दी है, तो इमीडिएट उसका रिपरकशन भी देख रहे हैं आप। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भाजपा ने इसको ठीक से लिया नहीं है, बहुत ही वो गंभीरता से ले रहे हैं कि ये चले गए तो इनको थोड़ा सा टेम किया जाए किसी भी तरीके से। तो कांग्रेस का जो आप पूछ रहे थे, तो आज भी हम वही स्थिति है जो 2017 में थी, 2019 में थी। अभी ग्राउंड में उनका काफी, मैं जैसे लास्ट टाइम भी बोला था कि ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल मिसिंग है, और कार्डर बेस्ड पार्टी तो है नहीं कि आपका डेडिकेटेड कार्डर है। तो ये जो इन्होंने महिलाओं की कोशिश की, हो सकता है कुछ महिलाएं इनकी तरफ आ जाएं, लेकिन अल्टीमेटली क्या फैक्टर्स प्ले करेंगे वो भी एक देखने वाला होता है। तो ओवरऑल ये साफ नजर आ रहा है कि ये भाजपा वर्सेस सपा हो रहा है। इसीलिए लोग अपना फ्यूचर वहां देख रहे हैं, जिन दोनों पार्टी में। जैसे कांग्रेस के कई विधायक छोड़ के भाजपा में चले गए, उनको लगा कि नहीं हमारी चांसेस, हमारे वहां चांसेस ज्यादा है, तो इसलिए हम वहां जाएंगे, तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। ये विधायक हैं जो बच्चे कुछ थे। तो इसका यह है कि लबोलमा ये कि सपा वर्सेस बीजेपी हो रहा है, और उसमें हर एक अपना फ्यूचर देख रहा है।
कहाँ किसका फ्यूचर औरंगजेब, औरंगजेब एक सवाल, आप कांग्रेस के टॉप नेतृत्व पे, टॉप लीडरशिप, जिन लोगों ने इमरान मसूद को पाला पोसा, सींचा, उनका पौधा लगाया, उनको एक वृक्ष बनने दिया पार्टी में, और वो आज छोड़ के चले गए हैं, क्या ये लीडरशिप के तौर तरीके पर भी एक टिप्पणी नहीं है कि आप ऐसे नेताओं को सहेज नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल है। इससे पहले आप देखेंगे ललितेश त्रिपाठी चले गए, कमलापति त्रिपाठी के ग्रैंडसन थे। सो ऐसा बिल्कुल आप लीडरशिप पे बोल सकते हो कि लीडरशिप कैसे नहीं किसी इनको एकजुट करके रखती है। तो कहीं ना कहीं लीडरशिप पे तो सवाल होने ही चाहिए। आप देखिए कि एक बहुत बड़ा गुट जो है यूपी कांग्रेस का, वो बिल्कुल इस जो वहां के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार, उनसे खफा है, उनसे नाराज है। वो भी अभी आपने देखा हाल ही में एक टीम इलेक्शन कमीशन को मिली और उन्होंने फिर एक बयान दे दिया कि नहीं जी ये असली टीम नहीं है, हम अब असली तौर पे हम जाएंगे जी आधिकारिक रूप में। तो कांग्रेस जो है डिसअरे में है। अगर आप देखेंगे प्रियंका गांधी जरूर वहां है, लेकिन वो कितना कुछ कर सकती है, क्योंकि जमीन पे बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस होंगे, बात करने वाले होंगे। पुनीत अभी होके आए हैं, हो सकता है कि उनको मिले होंगे लोग, लेकिन उस स्तर पे नहीं है जिसपे होना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। बड़ा मुश्किल लग रहा है ये, खाली मुझे बोलने के लिए बातें ठीक लगती है। अच्छा, शरद जी के पास वापस लौटते हैं, बीजेपी की बात करते हैं। शरद जी, दारा सिंह चौहान ने पार्टी छोड़ी, बयान आया केशव प्रसाद मौर्य का, कहा कि दारा सिंह जी आप बड़े भाई हैं, आपको तो ये फैसला जो है इस पे पुनर्विचार करना चाहिए। अब आप केशव प्रसाद मौर्य जो है वो कुछ महीने पहले जो है उसी खेमे में थे जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान है, लेकिन क्योंकि वो कट्टर आरएसएस वाले हैं तो उनके लिए पार्टी छोड़ना एक विकल्प नहीं है। लेकिन विद्रोह का झंडा जो है तो उन्होंने भी बुलंद कर रखा था, और जिस तरीके से हमने को देखा कि बीबीसी के इंटरव्यू में जिस तरीके से वो नाराजगी उन्होंने दिखाई धर्म संसद के मामले पर, तो उसमें उनकी अनॉयंस झलकती है, और उनकी क्या, उसको क्या कहते हैं, कुंठा झलक रही है, फ्रस्ट्रेशन है पार्टी में रह के, उनको वही सब काम करना पड़ रहा है जो कि दारा सिंह चौहान ने और स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाहर जाके। देखिए उनके और दारा सिंह चौहान या स्वामी प्रसाद मौर्य में फर्क है। वो लोग जैसे मैंने कहा जय भीम से थे और ये जय श्री राम कैडर है, शुरू से जय श्री राम रहे हैं, अभी भी जय श्री राम में है। और अब जो जिसकी मैंने जिक्र किया, पिछले 1 साल के अंदर जब ये बात हुई, तो अब एक ये भी बात है कि अगर बीजेपी अपने आप कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं पा पाती है तो ऐसे में मुख्यमंत्री बदलने की बात भी है, और उसमें केशव प्रसाद मौर्य को एक आश्वासन दिया गया है कि मुख्यमंत्री अगर बदला जाएगा तो आप ही हमारी नेचुरल चॉइस है। तो केशव प्रसाद मौर्य, शरद जी, केशव प्रसाद मौर्य क्या लखनऊ के राजनाथ सिंह हैं? मतलब जैसे दिल्ली में कहा जाता था कि अगर बीजेपी दिल्ली में कहा जाता था कि अगर लोकसभा की सीटें 170 180 पे रह जाएंगी तो राजनाथ सिंह आ जाएंगे, तो केशव प्रसाद मौर्य क्या लखनऊ के राजनाथ सिंह मान लिए जाए? एग्जैक्टली, बिल्कुल आप मान के चलिए ये ऐसी ही स्थिति है। और बीजेपी का इसका मतलब है कि बीजेपी के बहुत से लोगों की ये कोशिश होगी कि बीजेपी सच में 170 175 पे रह जाए, तो ये ऐसा भी है। और एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, जब स्वामी प्रसाद मौर्य की बात हो रही है, तो वो दरअसल जब आए थे बीएसपी छोड़ के बीजेपी 2016 में, तो उन्होंने एक डिमांड रखी थी कि उनके करीब 15 लोगों को टिकट दिया जाए। तो 15 लोगों को बीजेपी ने 2017 में टिकट दिया। उन 15 लोगों में 12 लोग जीते, जो 3 नहीं जीते उनमें उनका अपना बेटा भी था। तो लेकिन ये इनको मंत्रिमंडल में एक जगह मिली, इनकी बेटी भी एमपी बनी 2019 में। लेकिन जब 2022 का चुनाव हो रहा है, तो ये जब अपना वापस प्रतिवेदन लेके पहुंचे कि साहब ये 15 सीटें मेरी थी, इस पे इन लोगों को टिकट मिलना चाहिए, या अगर इस पे से बदलना है कोई तो आप पहले बता दीजिए ताकि मैं अपने लोगों को तैयार कर सकूं। कहा नहीं साहब, इस बार हम
15 नहीं, आपको सिर्फ 5 सीटें दे पाएंगे। तो ऐसे में उनको चेंज करना ही था कि जहां से बेटर डील मिले। तो ये आइडियोलॉजी वगैरह का ऐसा मामला नहीं है, डील का मामला ज्यादा है। जहां से बेहतर डील मिलती है, जहां से ज्यादा सीटें मिलती हैं, जहां से ज्यादा आपको बेहतर प्रोस्पेक्ट दिख रहे हो कि सब चुनाव के बाद हमको उप मुख्यमंत्री मिल सकता है, या हमको होम मिनिस्टर मिल जाएगा, या फाइनेंस मिनिस्टर मिल जाएगा, कोई बड़ा पौधा मिल जाएगा, बेटा बेटी सबको एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो सारी चीजें देख के, तो अब आइडियोलॉजी जो मैं जय श्री राम और जय भीम की बात कर रहा, तो वो तो एक फैक्टर है ही है, लेकिन सम्मान और डील कि आपको कौन क्या ऑफर कर रहा है। तो ये ऑफर की बात भी है कि जहां आपको जो ऑफर मिल रहा है तो आप यू गो फॉर द बेस्ट ऑफर। कोई एक फैसला जो है वो अपने अपने एक वजह नहीं होती है, कई सारी वजूहत मिलके जो है वो एक फैसले का आधार बनती है। पुनीत, मैं आपकी तरफ जाना चाहूंगा। पुनीत, बीजेपी में ऐसी भगदड़ हमने नहीं देखी। गोवा में माइकल लोबो, उत्तर प्रदेश में तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। क्यों बीजेपी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व को लेकर अभी भी कोई संदेह नहीं है, और 2024 का चुनाव हालांकि बहुत दूर है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि विपक्ष कोई आज की तारीख में अभी हम अगर सोचे तो कोई एक बड़ी चुनौती उन्हें पेश कर पाएगा। कांग्रेस का जो हाल है वो हम औरंगजेब की तरफ जाएंगे, लेकिन ऐसी पार्टी जो कि केंद्र में सत्ता में है, जिसके पास सत्ता के सारे लीवर्स जो है, पावर के सारे लीवर्स उसके हाथ में है, साम दाम दंड भेद के सब इस्तेमाल करने के लिए वो जानी जाती है, माहिर है, फिर भी लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो ये क्या सिर्फ गोवा और उत्तर प्रदेश तक ही मामला सीमित रहेगा, या कहीं और भी ये एक क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे एक पैटर्न बन के उभर आएगा? चुनाव तो और भी स्टेट्स में है। नेशनल लेवल पर ये पैटर्न बनेगा या नहीं, ये तो अभी कहना बड़ा प्रीमेच्योर होगा। स्टेट्स में जो हो रहा है उसमें एक फैक्टर जो है, और मेरा ख्याल शरद जी इस पे और अच्छे से विस्तार से बता पाएंगे, पर जो प्रत्यक्ष जो एक चीज नजर आती है वो ये है कि प्रधानमंत्री का अपना जो वर्चस्व है या अपनी जो छवि है, और जो वोट कैच करने का जो उनका एक इमेज है, वो अपनी जगह पर है। पर आप ये भी देखिए कि जिन राज्यों में ये सारी हरकतें हो रही हैं, उन राज्यों में जहां मुख्यमंत्री भाजपा के हैं, वो मुख्यमंत्री कौन है ये भी तो देखिए, उनकी अपनी राजनीतिक कुवत क्या है ये भी देखिए, और उनके नाम पर, जैसा अभी शरद जी कह रहे थे कि भाजपा में ये बात बड़े वक्त से साफ थी कि सिर्फ योगी के चेहरे पर उत्तर प्रदेश दोबारा नहीं जीता जाएगा। मतलब पहली बार भी नहीं जीते थे योगी के चेहरे पे, वो तो बाद में लास्ट मिनट उनको उतार दिया गया एज सीएम। 2 लोग बैठे रह गए वहां, उनमें एक आपके केशव प्रसाद मौर्य भी थे। पर चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे गोवा में सावंत साहब हो, चाहे आपके आदित्यनाथ हो, ये जितने मुख्यमंत्री हैं, उनके एक तो अपने सरकार चलाने का तरीका, उनकी अपनी पॉलिटिकल कैपिटल, और फिर जो लोग ये जो, जैसे हमने कोविड फर्स्ट वेव लॉकडाउन वगैरह के वक्त जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ था, वैसा ही रिवर्स माइग्रेशन जो हम बीजेपी में देख रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो बहुत कुछ इनमें, हालांकि सब ऐसे नहीं होंगे, पर अब कई ऐसे हैं जिनका प्रभाव बहुत बड़े एरिया के ऊपर है, उनका एक पॉलिटिकल क्लाउड है, जो बहुत कुछ सोच करके शायद भाजपा में आए होंगे, और फिर यहाँ आकर के देखा कि साहब वो तो जो सपने दिखाए गए थे वो पूरे हो नहीं रहे, और आगे होने की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। तो दूसरी चीज जो मैं ये कहूंगा वो ये कि जो ये चुनावी नतीजे आएंगे, जैसे भी आए, 5 राज्यों में अभी चुनाव है, उनमें 4 में भाजपा की सरकार है, 1 में कांग्रेस की सरकार है। जो सर्वे से हट करके जो जिस तरह की बातचीत ग्राउंड पे चल रही है, वो भाजपा के लिए कोई बहुत पॉजिटिव खबरें वहां से नहीं आ रही हैं। पर मैं अभी भी ये बात नहीं मानता कि
जो जिस प्रपोर्शन में बीजेपी अपना ग्राउंड स्टेट इलेक्शंस में लूज करेगी, उसी प्रपोर्शन में सेंट्रल लोकसभा जनरल इलेक्शन में भी वो अपना ग्राउंड लूज करेगी। इम्पैक्ट जरूर होगा, पर उतना नहीं होगा जितना इस वक्त आपको नजर आ रहा है। ये मेरा अभी भी मानना है। अब 2 साल 2.5 साल के बाद में क्या होता है ये तो नहीं कह सकते, पर फिलहाल, क्योंकि जब हम यूपी में भी घूम रहे थे उस वक्त भी कई लोग थे जो बहुत मुखर होके राज्य सरकार की, आदित्यनाथ की बुराई कर रहे थे, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे थे कि नहीं, लेकिन मोदी जी से हमें कोई परेशानी नहीं है, केंद्र में तो हम मोदी को ही वोट देंगे। जी मैं यहां से औरंगजेब को हमें लेना चाहूंगा। भाजपा को हटाना। जी 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 औरंगजेब, कांग्रेस जब तक उत्तर प्रदेश में रिवाइव नहीं होगी तब तक केंद्र में सत्ता में आने के लिए कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी। और ये जो हमने हर बार देखा है, हर चुनाव से पहले देखा है, कांग्रेस में हल्ला मचता है कि नहीं, उत्तर प्रदेश में पार्टी को रिवाइव किया जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश में पार्टी को पुनर्जीवित किए बिना जो है वो दिल्ली का रास्ता साफ नहीं होगा। लेकिन लगता नहीं है कि जिस हिसाब से चल रहे हैं उसमें तो लगता नहीं है कि ऐसा कोई रिवाइवल होने जा रहा है। तो कांग्रेस तो वो मृतप्राय ही है। तो ऐसी सूरत में कांग्रेस का सेंटर में रिवाइवल का भी संभावना बिल्कुल क्षीण ही लग रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजेश कि अगर आपको दिल्ली की गद्दी लेनी है तो आपको यूपी जीतना पड़ेगा। काफी अच्छे वहां परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, जो हमने 2009 में देखा कि बहुत ही आसानी से कांग्रेस से तो एक ये कि काफी हमने देखा कि कांग्रेस कई तरीके के एक्सपेरिमेंट कर चुका वहां पे, लेकिन कुछ सक्सेस ज्यादा मिली नहीं उनको। अब देखिए कि कांग्रेस ने अपना ट्रम्प कार्ड, जिसको हमेशा हम सुनते थे कांग्रेस का ट्रम्प कार्ड है, उन्होंने उसी ट्रम्प कार्ड को वहां भेजा। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसा, क्योंकि आपको जमीन पे होना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप दिल्ली में बैठ के किसी भी अपनी पार्टी को किसी और वहां से रिवाइव नहीं हो सकता। आपको लोकल इश्यूज समझने हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे हम रिवाइवल कहाँ, किस नेता को लाना है, किससे कितने हमें फायदा होगा, किससे कितना होगा फायदा, वो आपको देखना पड़ेगा। आपको दिल्ली में बैठ के आप कभी भी ये नहीं कर सकते हैं कि आप बोलेंगे कि जी हम यूपी में आज रिवाइवल का प्लान स्टार्ट करेंगे। आपके पास पिछले, आप देखिए 1989 से आपके पास सरकार नहीं है वहां, तो उसके बाद तो आप कहीं नजर ही नहीं आ रहा है किसी भी सूरत में कि आपका कोई रिवाइवल प्लान हो। जो ब्रीफ पीरियड एक था 2009 का था, उसके बाद भी वो हमने 9 के बाद 12 देखा, 12 में काफी वो फिर बैक टू स्क्वायर वन हो गया। तो इसलिए हम ये बहुत ही मुश्किल है कहना। और जैसे मैंने कहा कि उन्होंने अपना ट्रम्प कार्ड भी भेजा वहां पे, लेकिन हम कुछ ज्यादा कुछ नहीं देख पा रहे हैं उसमें कि कुछ हो रहा है। शरद जी को औरंगजेब, समय की बहुत कमी है, मैं शरद जी को एक आखिरी सवाल, अगर योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर नहीं बनते हैं, मान लीजिए, और बीजेपी के पास इस सूरत में बीजेपी है कि वो सरकार बना पाए, तो कौन कौन उम्मीदवार होंगे? केशव प्रसाद मौर्य का आपने नाम लिया, इसके अलावा भी कुछ है क्या? मनोज सिन्हा, जो कि पहली बार जिनकी बात की जा रही थी और योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया था, कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं बीजेपी के अंदर योगी आदित्यनाथ के अलावा? जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, बीजेपी में एक डिफरेंट डिस्टिंक्ट शिफ्ट आया है। वो चाहते हैं बैकवर्ड्स को प्रोजेक्ट करना। सेंटर में आप देखिए 29 मिनिस्टर्स बैकवर्ड ओबीसीज हैं। तो इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वो चाहेंगे एक बैकवर्ड लीडरशिप इमर्ज कराने की। क्योंकि आदित्यनाथ अगर नहीं रहते हैं तो ऐसे में बैकवर्ड लीडरशिप में केशव प्रसाद मौर्य के अलावा कोई दूसरा नेता आसपास है भी नहीं। तो इसलिए, और वो जिस तरीके से संघ के परिपाटी में आगे बढ़े हैं, तो इसलिए उनके अलावा मुझे दिखता नहीं है कोई दूसरा व्यक्ति। जी, केशव प्रसाद मौर्य, इस नेता पर, शरद जी के हिसाब से इस नेता पर नजर बनाए रखनी चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति में बीजेपी आती है कि उन्हें योगी आदित्यनाथ के अलावा किसी और को चुनना पड़ता है, तो केशव प्रसाद मौर्य जो है वो इस गिनती में हो सकते हैं।
बहुत अच्छी चर्चा रही। आप सभी का इस चर्चा में भाग लेने के लिए धन्यवाद शरद जी, औरंगजेब और पुनीत। ऐसी ही चर्चाओं का दौर जब तक उत्तर प्रदेश में चुनाव चलेंगे जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रायसीना रिपोर्ट्स में आपके आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।